14वां या 15वां आज कविता का सत्र है। दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। एक तो मौसम ही गड़बड़ा गया है और दिल्ली का जो वैसे मौसम है यानी मानवीय मौसम वो तो बहुत ही भयानक हो चुका है। बहरहाल उसके बावजूद बारिश, अप्रत्याशित बारिश और सारी कठिनाइयों के बावजूद आप थोड़े से लोग आए हैं, तो इससे आपका कवि प्रेम या काव्य प्रेम या दोनों व्यक्त होते हैं। आपका बहुत आभार। कविता कवि के मुंह से जब सुनी जाती है और जब वैसे पढ़ी जाती है, अज्ञे जी कहते थे कि इस समय ज़्यादातर कविता लिखी जाने के लिए, मतलब पढ़ी जाने के लिए लिखी जाती है और ऐसी कविता कम लिखी जाती है जो बोलने के लिए या सुनाने के लिए। और फिर भी बावजूद इसके कि कविता पढ़े जाने के लिए लिखी जाती है, उसको जब कवियों के मुंह से सुनते हैं तो थोड़ा अंतर पड़ता है। एक तो कविता के कुछ ऐसी छवियां प्रकट होती हैं या हमारा ध्यान ऐसी पक्षों पर जाता है जो शायद अन्यथा न जाता। और पढ़ने में ये है कि आप पढ़ें और आपको ठीक न लगे तो छोड़ दीजिए, या आपको कोई, इसमें यह है कि आपको ये सुविधा नहीं है। तो कविता तो आपको सामने है और पूरी होकर ही रहेगी और आपका कोई बस नहीं चलता। तो एक तरह से ये कविता का हठ प्रकट होता है, एक हठ उपस्थिति है, हठ धर्म की तरह। तीसरी बात यह है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कुछ अपेक्षाकृत वरिष्ठ और कुछ युवा कवियों को एक साथ रखें। हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, तो हर एक को 15 मिनट। तो खेल का नियम ये है कि आप, अच्छा खिलाड़ी वो है जो 14 मिनट में ख़त्म कर दे बजाय 15 मिनट के। पर फिर भी 15 मिनट से आगे न जाए। हमारे 4 कवि मित्र हैं। अनुपम सिंह जो ज़िला प्रतापगढ़ के किसी किसान परिवार में पैदा हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद पीएचडी की उपाधि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और हिंदी की अनेक पत्रिकाओं में समकालीन स्त्री कवियों पर विभिन्न पोर्टल्स पर लेख इत्यादि लिखे हैं और कई महिला आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही है। तो ऐसी हैं अनुपम सिंह। दूसरे हैं सुघोष मिश्र जो मगहर के हैं, जहाँ कबीर मरने गए थे बनारस को कोसते हुए, ये कह के कि अगर बनारस में मरने से गंगा वो मिलता हो तो वहाँ के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक और एमफिल हिंदी विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से और पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जहाँ शोध कर रहे हैं कि हो गए आप डॉक्टर, हमें होना। कुछ लघु फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी में भी इन्होंने काम किया है। अनिल मिश्र, मैं उनसे कह रहा था कि एक ज़माने में आईएएस में कवि होते थे, आजकल इनकम टैक्स सर्विस में होने लगे हैं। कई अखिल भारतीय सेवाओं में बड़े बड़े कवि हुए थे एक ज़माने में, उड़िया में खासकर। बल्कि उड़िया में तो ये हो गया था कि अगर आईएएस अफसर को एक कंकड़ मारो तो वो असल में कवि को लगता था। तो अनिल मिश्र जी सुल्तानपुर में जन्मे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में
उन्होंने काम किया है और अब भारतीय राजस्व सेवा में उनका चयन हो गया। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, हम अलख के स्वर अकिंचन, खिली रहना धूप और भूखे पेट की रात लंबी होगी। उन्होंने मुक्तिबोध पर बनी एक फिल्म आत्मसंभवा में मुक्तिबोध की भूमिका निभाई है और उनको हाल में 2020 का पंकज सिंह स्मृति पुरस्कार मिला है। नरेश जी हमारे लगभग समवयसी हैं, 1 आध साल बड़े हैं और उसका कोई रौब उन्होंने आज तक नहीं डाला, इसको लेकर मैं चकित हूँ। बहरहाल चकित है दुख। संग्रह का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र के। वो वैसे तो इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियरिंग में डिग्री इत्यादि उन्होंने पाई है। अपने कविता संग्रह उनके बहुत कम हैं। सबसे पहले समुद्र पर हो रही है बारिश, सुनो चारुशीला, फिर कवि ने कहा, नरेश सक्सेना की चुनंदी कविताएं वगैरह, बहुत कम पुस्तकें, लेकिन वो बहुत कई फिल्मों और सीरियल में उन्होंने काम किया है, बनाई हैं, नाटक भी लिखे हैं, उनकी कविताओं के बहुत सारे अनुवाद भी हुए हैं। उनको पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, सरोज स्मृति सम्मान, मुक्तिबोध सृजन पीठ पर रहे हैं, IIT कानपुर में अतिथि कवि के रूप में भी रहे। तो क्रम ये होगा कि हम किसी को अब बुलाएंगे नहीं। अनुपम सिंह से शुरू होगा, उसके बाद सुघोष मिश्र, उसके बाद मिश्र जी, उसके बाद सक्सेना। 15 मिनट। पहली कविता का शीर्षक है एक औरत का अंत। मेरे पैर इतना कांप क्यों रहे हैं? क्या होने वाला है आज? कहाँ हैं मेरे लोग, मेरे अपने सगे लोग? मैं पिछले कितने महीनों से नहीं मिली उनसे। मेरी बूढ़ी विधवा माँ कहाँ है? क्या उसे कुछ नहीं सोचता? मेरा जवान भाई, वह तो नौकरी पेशा है, उसको तो कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, खूबसूरत बीबी है उसकी, जो पति की मार खाकर भी हंसी है। क्या हो रहा है? क्यों कांप रहे हैं पैर? हाथ से क्यों छूट रही है कलम? कोई मेरी डिग्रियां क्यों छीन रहा है मुझसे, जिस पर मेरा और मेरे मृत पिता का नाम लिखा है? क्या कहा, आज के बाद सब निरस्त मानी जाएंगी? मेरी बहनें कहाँ हैं? उनका जीवन इस तरह नष्ट नहीं होना था। लेकिन तुम कह रहे हो वो नहीं रही, जिन्होंने बेटी की तरह पाला था। फिर उनसे किए मेरे वादे का क्या होगा? मेरा बच्चा किस अनाथालय में छोड़ आए? वे सारे बच्चे मेरे हैं जो पल रहे हैं अनाथ की तरह। सबको अभी नाम देना है अपना, क्षमा मांगनी है उनसे। कब से महसूस नहीं की उनके कोमल हाथों की छुअन। मेरा प्रेमी कहाँ है? कहाँ है रातों का एकांत? क्या कहा, वह मेरा प्रेमी नहीं रहा? उसने सब कुछ को नकार दिया, हमारे उस अनंत एकांत को भी। मेरी डायरी कहाँ है? सब कुछ नष्ट होने से पहले दर्ज किया जाना जरूरी है एक औरत का अंत। क्या कहा, मैंने कभी कोई डायरी नहीं लिखी, लिखी ही नहीं कभी कोई। फिर क्यों लग रहा है कि उसके सारे पन्ने उड़ रहे हैं मेरी आंखों के सामने? यह चिड़िया रात भर नहीं सोई। कोई तो बताओ, क्या किसी जंगल में आग लगी है जो रात भर आसमान में मंडराती रही है? ये इतना उद्विग्न कोई चिड़िया कब होती है? इतना अंधेरा क्यों बरस रहा है? इतनी राख कहाँ से आई? यह किसकी खाक है, किसकी तड़प? इतना बादल क्यों उमड़ रहा है? यहाँ तो किसी के पानी की चाह नहीं। इन पहाड़ों पर किसके खून के दाग हैं? नदियों में किसका शव प्रवाहित है? इन्हें क्यों इस तरह कत्ल किया गया जब थे मारने के आसान तरीके? इतनी क्रूर दस्तक कौन देता है भला? कोई टहल रहा है पर्दे के पीछे, मारने आया है या सावधान करने? कौन है जो अंधेरे की चूड़ी कस रहा है? बिना पूरा दृश्य खत्म हुए ही भर रहा है आंखों में अंधेरा मेरे। कौन दूह रहा है मेरी सांसें, हलक से खींचकर रबड़ सी तान रहा है मेरी जीभ? मेरे भागने की खबर से कौन काट ले गया है यह सड़क? कहीं से लाओ विलुप्त हो रहे जुगनुओं को बचाकर। इन गुस्ती आंखों में
अब वही भर सकते हैं थोड़ी सी चमक। दूसरी कविता है राष्ट्रीय सूतक। सूतक। एक पूरा गांव कत्ल किया गया है, एक पूरा देश ही सूतक में है। लाशें बिखेर दी गई हैं सड़क के दाईं ओर। कौन रोए किसके लिए जब कोई बचा ही नहीं। ससुराल से लौटी हैं बेटियां, सिर मुड़ा तरपड़ दे रही हैं पिताओं को। रसदार पेड़ों में घंट बंधे हैं, मातम में डूबी हाड़ियों में छलछलाती हैं पिताओं की डबडबाई आंखें। चिल्लाकर घंट फोड़ देना चाहती हैं बेटियां। मातम में डूबा है पूरा बाग। मरी हुई माएँ अपने दुधमुहे बच्चे छाती से चिपटाए रोती हैं पेड़ों की ओट से। तालाबों में उल्टी उतराई हैं चारपाइयाँ, अपने पिताओं और भाइयों की दाग लिए उनके चेहरे से मिट गए हैं भाव सारे। खपरेलों पर रोती बिल्लियाँ मुंह में दबाए अपने बच्चों को किसी और दिशा को जा रही हैं। खलिहानों में कुत्तों और खेतों में सियारियों का मातम है, फिर भी टूटता नहीं इस रात का सन्नाटा। कानों में बजता है साएं साएं। सुबह सुबह घाटों पर बिलखती सिसकती डरी हुई हैं बेटियां। सूख रहे खूनों पर कतली बूटों की छाप दूर तलक दिखाई देती है। बंद कमरे में अकुलाहट है, बाहर डर से फूलती है सांस। किस तरफ देखूं कम हो आँखों की जलन, किस तरफ देखूं कि आँखों का होना ज़रूरी लगे। उठ रहा है आग का बवंडर, इस छोर से उस छोर तक फैल रही है आग। पानी में उठ रही हैं तेज़ भंवरें, एक भरी पूरी नाव धीरे धीरे डूब रही है। जबकि मैंने धारण किया है गर्व, मेरी छातियों में दूध उतरा है। मृत्यु की खुरदुरी जीभ चाटती है दूध भरी छातियाँ मेरी, और फसलें चाट गया है आसमान से उतरा टिड्डी दल। किस गोद में छुपाऊं अपने बच्चों को कि चीखे ना पहुंचे इनके मुलायम कानों तक। बिस्तर पर किस ओर सुलाऊं, हर ओर जाल सी बिछी हैं इनकी घाती इच्छाएं। उनकी आंखों के गड्ढों में खून भरा है। बहनें जो उम्र में बेटियों सी थीं, बेटियां जो बिन माओं की थीं, जिनकी साइकिलों सी रफ्तार थी, जो हवाओं के मुकाबले तेज थीं, गड़ती है उन कतली आंखों में खून सी रेत सी। उनकी पीठ के नीचे बिछाए गए हैं नंगे तार बिजली के, वे डूब रही हैं खून भरे गड्ढों में। हर ओर चल रहा है विज्ञापन, वियाग्रा की गोलियों पर कुछ औरतें ललचाई हुई हैं, कर रही हैं जख्मी एक दूसरे की पीठ को। वियाग्रा के नशे में पूरा देश डूबा है, यह पूरा देश ही अनचाहे की पैदाइश है। किस तरफ देखूं कि थम जाए उबकाई, थोड़ी शर्म बची रहे। किस तरफ देखूं बची रहे चाह जीने की, किस तरफ देखूं। अंतिम कविता है वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वे जानती हैं अपने जिंदगी के विषम मौसम। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वो जानती हैं अपनी ज़िंदगी के विषम मौसम। इसलिए जब रात सब सो जाते हैं, वे पकाती हैं अपनी मिट्टी। वे बरसात आने से पहले अपना ईंधन जमा करती हैं। वे खेत जाने से पहले आँखों में महीन काजल भरती हैं। झव्वे में हंसिया रखते रखते मुंह में दबा लेती हैं एक बीरा पान। उनकी हंसी में जितनी खनक होती है, उनके प्रेम में उतनी ही वफा। वे तरल चेहरे वाली लड़कियां लहरों पर पांव धर चल रही हैं। वे बरगद की उम्र और जंगल का हरापन लेकर मिट्टी के कटाव को जकड़े रखती हैं। वे पेड़ों से मिलाती हैं नदियों की जड़ें। वे सिरसती हैं भाग को, वे सिरसती हैं बादल को, वे सिरसती हैं पानी को, वे सिरसती हैं आग मिट्टी और ताप को। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनके टोके में है पुरखों के सिखावन, उनके पास ही इस युद्ध की कला है। मैं फिर से उन्हीं का मुँह निहार रही हूँ। जी शुक्रिया सर।
रहस्य आपकी स्मृति को प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित मित्रों का अभिवादन करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है बहिष्करण। पहली कविता का शीर्षक है बहिष्करण। मैं बाधा की तरह नहीं आया किसी के पास, नहीं बना किसी के गले की फांस। मैं भूखा भटकता था बदहवास, शब्दों की राह पर नंगे पाँव, तलाशता कोई रूप रंग नंगी आँख। जब वे भाषा की इज्जत उतारते दिखे, मैंने उन्हें सिर्फ स्याही का मूल्य बताया। उन्होंने कहा उनके पास इतनी स्याही है जिससे शब्द क्या आदमी तक ऊब जाए, इतना कीचड़ की भाषा तक डूब जाए, फिर शुभेच्छा क्या बधाई तक खूब आए। मैं उनसे डरा नहीं, इस अर्थ में पहचाना गया, सिर्फ फिरा शराबी हूँ ऐसे तो जाना गया। शब्दों की राह पर पहचान भी एक पड़ाव है। अक्षरों के साथ वस्त्र तक छीन लेने वाले लुटेरों ने मुझे हंसते हुए बताया, वंचित के लिए रेखांकित होना भी एक उपलब्धि है। मेरे देह पर पड़ी खरोंचें देखकर कह उठे किनारे पड़े हुए अंधे और भिखारी दीन, सिर्फ आंखों और हाथ के साथ जिंदा रहना है कठिन। मैंने उनसे तमाशे दिखाने को नहीं कहा, फिर भी क्रांतिकारियों की कलाबाजियाँ और कलावादियों की किलकारियाँ देख हैरान रह गया। उनसे और न जाने किन से भरसक बसता हुआ भागता रहा। एक गड्ढे के मटमैले पानी में अपना ही चेहरा न पहचान सका। फिर इस भ्रम में रहे कि मुझे मार दिया गया। मैं इस भ्रम में रहा कि मैं बाल बाल बच गया, किंतु एक जासूस था मेरे पीछे, धूल पर पदचिह्न तलाशता हुआ। एक सरकार थी जिसने मुझे पाँव काट लेने का सुझाव दिया। मैं बच जाने के बाद भी सुरक्षित न रह सका। आदर्शों और श्रेष्ठताओं से सनी गंदगियों में पक्षधरता न तय करने से मुझे संदिग्ध बताया गया। दिशाहीन क्रांतियों और खोखली नारेबाजियों के शोर में चुप रहने के अपराध में मुझे नज़रबंद कर दिया गया। एक मुरझाया फूल उठाकर सूंघ लेने पर मेरी नाक काट दी गई। एक सूखे पत्ते को जेब में रख लेने पर मुझ पर चोरी का आरोप तय हुआ। बेखुदी में प्रेम की गई एक स्त्री का नाम पुकार लेने पर मुझे चरित्रहीन कहा गया, किंतु मेरे हृदय से उसका 3 अक्षरों का नाम न मिट सका। उतने ही अक्षरों की कलम और उंगली भी रह गई सही सलामत। मेरे 3 अक्षरों के इस व्यर्थ नाम के लिए दूर कुछ अकादमियों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त स्याही पहले ही मौजूद थी। अफसाने जरूरी हैं या अफसाना निगार, पत्रिकाएं जरूरी हैं या पत्रकार, रास्ते जरूरी हैं या रोजगार, यह मैं भटकते हुए खो जाने पर समझ पाया। जिन्होंने मुझे नफरत करना सिखाया, उन्हें मैंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, वे सिर्फ मेरे प्रेम से वंचित रहे। अगली कविता का शीर्षक है स्वीकार। सुंदर मैं नहीं, यह जगह की सुंदरता है, यह है तुम्हारी दृष्टि। सुंदर मैं नहीं, यह जगह की सुंदरता है, यह है तुम्हारी दृष्टि। प्रशंसा को इतनी तटस्थता से स्वीकार किया जाना चाहिए, यह तुमसे सीखा मैंने, तुम्हें स्वीकार करते हुए। अगली कविता का शीर्षक है अनुशासन। स्वतंत्रता की अधिकता से उपजती है उच्छृंखलता, यांत्रिकता लील जाती है स्वाभाविकता को, गतिशीलता क्षीण होकर जड़ता बन जाती है, अश्लीलता से पुष्ट होती है कुरूपता। जीवन सिर्फ आस्था और तर्क से नहीं चलता, कोई सिद्ध मंत्र और गणितीय सूत्र भी नहीं जिससे हल हो जाए सारी समस्याएं। विचारों की बौछार से सूख जाता है दर्शन, स्थापनाओं में कहीं पीछे छूट जाता है सत्य, दृष्टांतों के बोझ तले टूट जाती है प्रामाणिकता। कानून से अधिकारों की रक्षा होती है, कानून में ही उड़ाई जाती हैं अधिकारों की धज्जियाँ। निर्णय से न्याय की उम्मीद होती है, निर्णय में ही होती है न्याय की प्रबल संभावना। अतियों से बर्बाद हो जाता है सुख, अतियों में ही संगठित होते हैं दुख। अनुशासन एक दुर्लभ फूल है कांटों से घिरा, मनुष्य मात्र धैर्यपूर्वक हो सकता है उसका संगी। वह एक सौंदर्य है जीवन के लिए, एक गुण। आधिक्य से भटक जाती है उसकी यात्रा, आधिक्य में ही रूपांतरित हो जाता है वह कट्टरता में। दरअसल कहीं से कहीं तक होकर भी वह नहीं है। यह सृष्टि कितनी अनुशासित है और कितनी अनुशासनहीन। धर्म बहुत अनुशासित होकर अधर्मियों का रक्षक बन जाता है, भक्ति बहुत अनुशासित होकर बन जाती है करुणा के शत्रु, नेतृत्व बहुत अनुशासित होकर हत्यारों का समूह बन जाता है, राष्ट्र बहुत अनुशासित होकर बन जाता है असहमतों का वधस्थल। ऐसे समय में जब देश के कुछ सबसे ताकतवर लोग दिन का 3/4 समय बहुत अनुशासित होकर शासितों की अपूर्व सेवा में गुजारते हैं, मैं तनिक अनुशासनहीनता करूं और कविता में कहूं तो लोकतंत्र बहुत अनुशासित होकर घड़ी बन जाता है,
और संसद की आवाज़ें टिक टिक। देश के बहुत सारे लोग देश में ही पीछे छूटते जाते हैं। अगली कविता का शीर्षक है छूटी हुई जगहें। वे इतनी खाली नहीं रहती जितना हम उन्हें सोचते हैं। वे हमारी नसों में भरी रहती हैं और हर धड़कन संग फैल जाती हैं पूरी देह में। एक घना पेड़ उगता है और जाने कितनी लताएं लिपट जाती हैं। हमारी त्वचा ऐसे झंझनाती है जैसे एक साथ कितने विद्युत तार छू गए हों। न होने का होना पीड़ा में जो सुख का होना है। चाँद का न होना आकाश में तारों की टिमटिमाहट का भर जाना है। रिक्तताएं अपने बराबर की जगह बनाती हैं। हम सहमे हुए से प्रवेश करते हैं उनमें। वहाँ एक स्थायी सूनेपन का गहन सन्नाटा सुनाई देता है। आँख खुलने से पहले एक खिड़की खुल जाती है और निपट अंधेरी राहें जगमग हो जाती हैं बत्तियों से। पानी की स्मृति भी प्यास बुझाती है। भीगने की स्मृति से भी तर हो जाती है देह। मुझे प्रेम की स्मृति से भी होता है प्रेम। खाली जगहें स्मृतियों में खाली नहीं रहती। स्मृतियाँ खालीपन का विलोम हैं, ऊंचाइयों और गहराइयों के असीम में विस्तृत। अपने न दिखने में जितनी दिखाई देती उतनी ही छिपी हुई। खाली जगहों की आत्मा विभाजित होती है। उनका हृदय चीर कर पेड़ निकलता है और दो तनों में बंट जाता है। सूखने के बाद भी वह करबद्ध ताकता है आसमान और आँधियों में कांपती अपनी जर्जर उंगलियों से बादलों से थम जाने की प्रार्थना किया करता है। उनकी आंखें सूखे तालाबों सी होती हैं, कुदालों और खंतियों से और गहरी होती हुई। उनके चारों रुदाली बसवारियाँ रिसते हुए घावों पर मरहम लगाती हैं और पछाड़े खाकर लौटती हैं, अपने सुदीर्घ हाथों से उनका अस्तित्व संभालती हुई। खाली कुएं में रहट की चरमराहट गूंजती है। खाली आसमान में उठती है नीलकंठ की नीली उड़ान। खाली फ्रेम में रहती है एक युगल की असंभव तस्वीर। खाली अलमारी में पसरता रहता है कोई दूसरा खालीपन। खाली डायरी में अनलिखी कहानियाँ अनलिखी रह जाती हैं। खाली सड़कों पर अनहुई दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। खाली बस्तियों में उजड़े हुए लोगों की पीड़ाएं सिसकती हैं। खाली गोदों में अनसुनी किलकारियाँ खनकती हैं। खाली खेत, हल की खरोंच और किसान की नोक झोंक को भूलता रहता है। खाली मूठ याद करती रहती है, कुदाल याद करती रहती है, धार। खाली नदी में नावों के तिरने का अतीत तिरता है। खाली पोखरे से वर्षा की कामना की सूखी हुई गंध आती है। खाली डाल से बिछुड़ी पत्तियों की हरी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। पकी बेरों से लदे पेड़ों के बीच में विस्तृत संगीत बजाता हुआ एक कच्चा रास्ता नंगे पाँव में कांटे सा चुभता है। झुकी हुई छत पर झुका बेल का पेड़ अकंता है सूर्योदय की स्त्री पदचाप। प्राचीन मंदिर का प्रांगण सुना करता है अनुचरित मंत्रोच्चार। शांतचित हत्यारों की तरह मुस्तैद लैंप पोस्ट देखते हैं चिकनी काली सड़कों पर घिसटता एक भूरा सांप। प्रेतों जैसे उड़ती हुई मेट्रोज पहुंचाती रहती हैं नासमझ सवारियों को गलत और गैर जरूरी जगहों पर। 4 मंजिला मकानों की छतें अपराध मुक्त रहती हैं। उनसे छलांग लगाए हुए पर कतरे कबूतरों का खून पूछ डालती है गलियों की भीड़। कई खाली जगहों के बीच मैं नहीं पाता हुआ खोजता रहता हूँ धरती के नक्शे पर एक खोया हुआ अधिवास। 10 हाथ जिसकी सुरक्षा करते थे, जिन्हें थामकर हम पहुँचते थे उसके हृदय तक, वह कहीं नहीं दिखता अब। वहाँ कोई नहीं रहता अब। उसे किसने नष्ट किया, कब? वे सारी संज्ञाएँ, क्रियाएँ, विशेषण, भाषाएँ, स्वप्न, दृश्य, संगीत, छायाएँ, उपलब्धियाँ, अनुपलब्धियाँ, तृप्तियाँ, तमाम चमकीली और धुंधली स्मृतियाँ अनंत काल तक सूर्योदयों सूर्यास्तों के साथ लुका छिपी करती रहेंगी। और वे सारी जगहें जो हमने खाली छोड़ दी हैं, मृत्यु उन्हें अपने कुशल हाथों से भर देगी। अगली कविता का शीर्षक है हत्यारों से। किस चीज़ से मारोगे मुझे, कितनी बार करोगे कोशिश, मुझे रक्त और कीच में सना छुआ छोड़कर कैसी खुशियाँ मनाओगे? जला दोगे, गाड़ दोगे या बहा दोगे किसी उफनाई नदी में? कितनी रात सोओगे अपने रक्त रंजित हाथों के साथ? मैं जिंदा मुस्कान के साथ आ धमकूंगा तुम्हारे स्वप्न में भी। एक दिन शस्त्र सज्जित तुम डरोगे मुझे हत्थे से और भागोगे हर दिशा में। थक जाओगे, कहीं ठौर नहीं पाओगे, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। और आखिरी कविता। साल की आखिरी रात बीतती है। एक असहमत व्यक्ति के पीछे भागती है भीड़। कई असहमत व्यक्तियों के पीछे भागती है पुलिस। एम्बुलेंस भागती है किसी घायल को लाश होने से बचाने के लिए। रात अंधकार के साथ ऐसे भागती है जैसे प्रेमी भागते हैं अंधाधुंध।
या जान बचाने के लिए भागते हैं शरणार्थी हाथ में लिए हाथ। शोर भागता है सड़क से संसद की ओर ताकि वह बन सके मुकम्मल आवाज़। नोट भागती है बैंक की ओर ताकि वह कागज़ का टुकड़ा भर न रह जाए। समय भागता है, समय भागता है ताकि उसकी अर्थवत्ता बनी रहे। पेड़ और तंबू नहीं भागते, वे बने रहते हैं अपनी छाँव और ठाव के साथ। छाया भेद नहीं करती, वह जैसे असीस्ती थी उजड़े हुए लोगों को उतना ही कृतज्ञ करती है नवागंतुकों को। वह पागल लड़की नहीं भागती जिसके एक स्तन से चिपका है भारत का दुर्भाग्य और दूसरा स्तन मीत जाते हैं कमीने। वह क्यों नहीं भागती नहीं मालूम। वह भाग कर जाएगी कहाँ नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है वह भाग कर जहाँ भी जाएगी उसके दूसरे स्तन को मीचते रहेंगे कमीने और एक स्तन से चिपका रहेगा भारत का दुर्भाग्य। कभी कभी थमकर भी कुछ चीज़ें बचाई जा सकती हैं, जैसे सांसें थमकर बचाती हैं मृत्यु का वैभव। रोएं फुलाए बैठे हैं कबूतर रोशनदानों पर दिन भर, दाने चुगने और साथियों को चूमने से थक कर ऊँघते हुए वे सिद्ध प्रतीत होते हैं। अधेड़े रिक्शे वाले को जितनी लत है नशे की उतनी हस्त मैथुन की। यह ठंडियों से बचने का उसका तरीका हो शायद। उसे निहारती है थुलथुली औरत जहाँ से उस नीले कांच वाली खिड़की पर जम रही है ओस। उल्लू और चमगादड़ भागते हैं एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे में। बिल्ली क्यों भागती है, उसे पीछे कुत्ते या आगे चूहे दिख पड़े क्या? राख में बची ऊष्मा को बचाता गली का कुत्ता बैठा रहता है सिकुड़ कर अपने मुंह को पेट में छिपाए। तप रहा हूँ मैं, तप रहा हूँ मैं, नसों में बह रहा है लावा। अस्त सूर्य उतर आया है मेरी देह में, होठों पर उगाए हैं सोन चंपा के फूल। आंखों में जल रहे हैं ठंडे अलाव, ठंडा धुआं छाया है पूरे शहर पर। आसमान सदियों पुरानी कड़ाही काली जिसमें भरा है लबालब कोहरे का दूध, उसमें टूटी ढेपी वाले पीले केले की तरह डूबता है आज का चाँद। शीत की कठिन है मार, उस पर गतगंध सप्त पड़ने की स्मृतियाँ मारक। फट रहा है सड़क का हृदय। अजान की आवाज़ और चौकीदार की सीटी गूंजती है एक साथ। आरती की घंटियाँ बजेंगी थोड़ी देर में और मुर्गे बोलेंगे एक साथ। साल की आखिरी रात बीतेगी, आएगी नई भोर। रसोई में बचा होगा पुराना भात और कुछ जूठे बर्तन। सांसों में घुली होगी वही बासी गंध। बिस्तर पर पड़े होंगे हफ्ते भर पहले तुम्हारे कुछ टूटे केश और उतनी ही पुरानी सिलवटें। नया सिर्फ एक और साल होगा जो इस साल से सिर्फ इतना अलग होगा कि एक गतिशील अंक जुड़ जाएगा सभ्यता के इतिहास में और वह एक कदम आगे बढ़ जाएगा अपनी संपूर्ण सुंदरता और क्रूरता के साथ। सभागार में मेरे कुछ बहुत प्रिय कवि उपस्थित हैं, उनके सामने कविता पाठ करना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी गौरव अनुभूति है। कविता फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुछ कविताएं आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जो समय का अनुशासन है उसका पालन करूं। पहली कविता है पहाड़ी के पत्थर। हवा दिशा बदलती है और पानी अपने रास्ते। इन पत्थरों पर बैठकर आसमान अपने कपड़े बदलता है। लाखों वर्षों से निश्चल निर्विकार पड़े एक विशाल शिलाखंड पर कभी कभी आती है एक थकी उड़ान और छोड़ जाती है कोई टूटा हुआ पंख। अपनी कमर में डलिया बांधे स्त्रियां आती हैं और आंसुओं से तर कर जाती हैं पहाड़ी की छाती। उनके साथ आते हैं बच्चे और लगातार कुछ समझाते रहते हैं पत्थरों को। कभी कभी आता है हारा हुआ प्रेम और किसी शिला के सीने से लिपट कर बहुत रोता है, जिसमें घुस नहीं पाती लोहे की नुकीली छेनी। उन्हीं प्रस्तरों को चीरती घुसती जाती है कोमल पौधे की मुलायम जड़। अगली कविता है आत्मीय। मैं कई लोगों के नाम भूल रहा हूं जो आत्मीय हो गए थे अलग अलग दौर में। वो होते हैं हमारे आसपास उसी शहर में बहुत बार। उन्हें हम देखते हैं कभी भीड़ में भागते हुए, कभी टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए। कई बार वो सड़क दुर्घटना में घायल पड़े होते हैं
और हम अपने दफ्तर जाने की हड़बड़ी में उनका हुलिया देखना भी मुनासिब नहीं समझते। उनके चेहरे मोहरे रोज ही बदल जाते होंगे थोड़ा, कुछ और बाल सफेद हो जाने की प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे, सूखती जाती होगी रोज ही तनिक दोबारा मिलने की उनकी इच्छा दरक जाती होगी थोड़ी, और उनकी थाली की जमीन बिना पानी के फिर मिलेंगे ऐसे कुछ लोग, इस बात की संभावना कम है, यही सच है। उनके खाली किए गए कोष्ठकों में न कोई धन आ सकता है, न कोई ऋण, फिर भी मन के किसी कोने में जलती रहती है मध्यम ज्योत। पानी से नहीं प्यास पर टिकी है जीवन की आस। बस या ट्रेन से बगल की सीट पर यात्रा करते हुए कभी कोई इतने विश्वास से पूछ लेता है नाम। बस या ट्रेन से बगल की सीट पर यात्रा करते हुए कभी कोई इतने विश्वास से पूछ लेता है नाम कि अंदर अचानक डर सा दौड़ जाता है, कोई कहने दे अरे इतनी जल्दी सब भूल गए। अगली कविता है विकास। पेड़ की डालें फैलती जाती हैं चारों ओर, डंठल और पत्तियों से बनाती घनी छतरी। धीरे धीरे चिड़िया भी आती हैं और बना लेती हैं डालियों से लटकते घोंसले। फिर आती हैं लताएं पास जंगल से रेंगती हुई, फिर आती हैं लताएं पास जंगल से रेंगती हुई, लिपट जाती हैं ऊपर से नीचे तने के साथ। ऋतु आने पर महक आती है, ऋतु आने पर महक आती है फूलों की डोली में बैठी। कीट आते हैं, पतंगे आते हैं, रंग आता है और आते हैं खट्टे मीठे स्वाद। पीछे पीछे आता है मनुष्य और उस जगह विकास शुरू करने की घोषणा करता है। अगली कविता है पुश्तैनी कच्चा मकान। गांव में था अपना पुश्तैनी कच्चा मकान, गांव में था अपना पुश्तैनी कच्चा मकान। झाड़ियों से घिरी डगर पर बढ़ता जाता था आगे, उम्र की ढलान पर अतिरिक्त सावधान यात्री की तरह। बारिश के दिनों में भीगे बैल सा सहमा दुबका रहता था किसी अनहोनी की आशंका में। आसमान की तरफ देखने से चुराता आंखें, उसकी गोद में आंखें बंद कर छिपे। बहुत बाद पता चलता था हमें वरुण और पवन के गुंडों का हाहाकार। अधिक छूट दे देने के अपराध बोध में कभी कभी लगा देता था अनावश्यक चपत। सीधी मुंडी हमेशा रखने की करता हुआ ताकीद। ग्रीष्म में तपती दोपहर सा जब भी आ धमकता सुबह सुबह, वसूलने मालगुजारी तहसीलदार का चपरासी। दौड़ कर अंदर से लाते हम उसके लिए गुड़ और पानी। इधर उधर झांकते करने लगता घर का सप्तशती का पाठ। अछूत समझकर लगातार बख्शते सींध मार चोरों के शुक्रगुजार हैं हम। दुनिया की नजर में बने रहे फिलहाल एक खाते पीते घर। बैसाख और जेठ में महुए की लपसी, सावन में बनते ठुकवे उसी के। काट देते काट के दिन काले पहाड़ सी भादों की रातों में पकती घनी नींद की कोदों और नीम के गिरते फलों के बीच पधारते दिल्ली लखनऊ से बड़े बड़े नेता। बैठे बैठे चारपाई पर तय करते रूस और अमेरिका का भविष्य। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी बातों के रस में डूबा भूल जाता गृहस्थी के टाट में जगह जगह हुए छेद। अजगर सी लपेटी दुश्वारियों को
प्राणों की सारी शक्ति से छुड़ाता, बीच कहीं सबके सार्वजनिक देखने लगता घर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अंतिम कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस कविता का उप शीर्षक है लेबर चौराहा। हर शहर में वैसे तो लेबर चौराहा होता है, लेकिन जो संदर्भ इस कविता में मेरे लिए मिला है वो इलाहाबाद का लेबर चौराहा है। जिस किसी ने भी देखा होगा, हमने विद्यार्थी जीवन को देखा है, सारे आपको दृश्य बिंदु वहाँ के मिलेंगे। ये चौराहा है या इसे एक रंगमंच है। दिन भर यहाँ किनारे बैठा एक मोची होगा जो जूतों की मरम्मत करते करते समय की मरम्मत करने लगेगा। तिजहरी कहीं उस तरफ अपने पैर सीट पर रखकर सुस्ताते रिक्शा चालक हठयोग करेंगे और शाम होते होते सपने गुब्बारे बनकर अपनी ओर खींचेंगे गरीब बाप का हाथ। तभी बेबसी की सुई बताएगी इच्छाओं और सपनों की हकीकत। ये सब करते तीर्थराज के कमंडल से निकलेगी आधी रोशन आधी स्याह रात, और मजदूर गमछा बिछाकर सो जाएंगे फुटपाथ पर। भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। बहुत से किरदार अपनी आंखों में भरे कीचड़ अदृश्य हो जाएंगे किसी गली में। धीरे धीरे कहीं से टहलती हुई सुबह पहुंचेगी और अलग अलग दिशाओं से प्रकट होंगे खंडहरों के ध्वंस और नवनिर्माण के नायक। यहाँ चीनी और नमक की तरह बिकेगा श्रम। ग्राहक बनकर आएंगे सेठ साहब की वफादार बड़ी बड़ी योजनाओं की डिजाइन लिए हाथ। शहर के नक्शे में ठिठका इच्छाओं की पहाड़ी में बीचों बीच उगा हुआ एक पेड़ है जो आश्वासन देता है कभी दिन पलट जाने का। वो अपनी ओर बुलाता है चिकने मुलायम हाथ और लोहे की सीकों और ईंटों से लड़ने के लिए हाथों को खुदरा कर वापस भेज देता है। सारी घटनाओं से बेपरवाह वो शांत रहते हैं। उनकी आंखें देखती जाती हैं उगता हुआ प्रभात, ढलते हुए दिन, एक समर जो जिंदगी के बाहर से लगातार अंदर की ओर चला आता है और वो कुछ कर नहीं पाते। कल जो 150 आए थे आज 2-3 कम हो जाएंगे। किसी मंजिल से अंधेरी गुफाओं में गिरते हुए श्वेत बिंदुओं की जगह रक्त से रखते हुए धरती का आंचल अचानक छूट जाएंगे हमेशा के लिए जिंदगी के हाथों से उनके हाथ। अंतिम पंक्तियां हैं। स्कूल की किताबों में जब पढ़ाई जाएगी बादशाह की सौंदर्य प्रियता, वास्तुविदों के नाम से मशहूर की जाएंगी भव्य इमारतें, उनकी आत्माएं इसी चौराहे पर इकट्ठा होकर देखेंगी अपनी संतानों को इतिहास की किताबों से फिर चले जाते हैं। अशोक जी का वक्त का अनुशासन बहुत कड़ा होता है। कई बार इसे मैं झेल चुका हूँ। हालांकि कविता पाठ करते वक्त नहीं, बोलते वक्त। दूसरी दिक्कत कविता आज, अब जो कविता कल नहीं थी तो वो आज नहीं होगी, कल थी तभी आज होगी। जो कविता कल थी वही आज है, और जो आज नहीं है उसका बड़ा मुश्किल है कि वो कल हो। उसे होना पड़ेगा अपने समय में। इसका शीर्षक है 16 मई। ये वो तारीख है जब पहली बार नरेंद्र मोदी के जीतने का नतीजा है।
टेलीविज़न खोलते ही काला लबादा ओढ़े एक नकाबपोश छुरा लहराने लगता है और काफिरों के सिर हवा में उड़ने लगते हैं। मैं चैनल बदल देता हूँ तो गेरुआ लबादा ओढ़े एक घुटमुंडा छुरे चमकाने लगता है। और ये तो और भी खतरनाक है, क्योंकि छुरे उसके हाथों में नहीं, उसके शब्दों में हैं, जो लाखों दिमागों में एक साथ घुस सकते हैं। मैं फिर चैनल बदलता हूँ तो किसानों, बच्चों, आदिवासियों, स्त्रियों और सिपाहियों की लाशों के ऊपर अच्छे दिन आ गए हैं कि घोषणाएं होने लगती हैं। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। जानता हूँ कि टीवी बंद कर देने से छुरों का चमकना बंद नहीं होता, बल्कि वो मेरी गर्दन के और नज़दीक आ जाते हैं। अब इस उम्र में मेरे लिए ये निर्णय निश्चय ही कुछ सख्त है, लेकिन दोस्तों, अब ये मेरे लिए कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। वक्त होता है वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वरना ढोल पीटना व्यर्थ होता है। वक्त होता है जब नंगा हो जाना धर्म होता है, और तब कपड़ों से बाहर आ जाने वाला नहीं, कपड़ों में घुसा रहने वाला ज़्यादा बेशर्म होता है। वक्त होता है जब पत्थर नहीं, पानी का स्पर्श भी बहुत सख्त होता है, और तब जैसा वो बुजुर्ग कभी कह गया कि जब आँख से टपकता है वो पानी नहीं, रक्त होता है। वक्त होता है, किंतु जिनकी घड़ी कुछ अलग चलती है और जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा वक्त तो हर वक्त होता है। वक्त होता है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। बारिश छूने को जो बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। धरती के गर्भ में सोई हुई चट्टानें कब करवट लेंगी, और कब आएगा भूकंप, और ज्वालामुखी कब फूटेगा, ये तो कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर इतना अंधेरा क्यों है इस धरती पर, जबकि वो सूर्य की वंशज बताई जाती है। आंसुओं और पसीने में घुला हुआ नमक प्रमाण है कि मनुष्य समुद्र का वंशज है। लेकिन ये जो समुद्र है मनुष्यों का, इसमें कब आएगा तूफान, इसे सिर्फ जानती है जनता। आश्चर्य, जनता को कोई नहीं जानता। आकाश में न सूर्य था, न बादल थे, न पक्षी। इतना खाली था आकाश कि नीला रंग तक नहीं था। धरती पर न पेड़ थे, न झाड़ी थी, न तिनका। इतनी खाली धरती थी कि हरी काई का निशान तक नहीं था। आकाश तो क्या होता मैं अपनी धरती के लिए, सूर्य तो क्या होता मैं अपनी धरती के लिए,
एक हरा पेड़ ही हो जाता, इतना हरा पेड़ कि छाया भी हरी हो जाती। एक लंबी कविता है, इसका बहुत छोटा सा अंश मैं सुना देता हूँ। जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, उनकी जगह भी सिमटना शुरू हो जाती हैं। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन और पवित्र अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थीं, 3 बहनें निकलीं तालाब में डूबने। तो बड़की बोली, पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबते हुए तो देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली कि जिज्जी, तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मछली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली, हम तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली, मछली, जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सिर तक आ जाएगा, साथ कैसे डूबेंगे। मछली के आंसू आ गए, उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली, मछली, तुझे तो तैरना आता है, तू कैसे डूबेगी। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर, लेकिन उससे तो चुनरी हट जाएगी, तो तुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, मछली ने कहा, लाशों को शर्म नहीं आती। ये तो आज आश्चर्य है, क्या शोषित है। तो 5-6 मिनट लगेंगे। इस कविता का शीर्षक है चंबल एक नदी का नाम। ये महाराजा रंतदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी, ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं, और संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर 5 पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसको नंगा होते देखा। ये उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी चंबल के तट तीर्थ नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाए भाए सन्नाटा पूरित कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार क्षत विक्षत कर डाली हो, जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए, और करे आचमन मूड सिरा दे चंबल तो बड़भागी होए। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम, जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियाँ नहीं तैरती, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जिसमें खून नहीं बहता, जो प्रतिशोध से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती हैं। फिर भी शारदा, सई, क्षिप्रा, कालिंदी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियाँ जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं।
भक्तों के मलमूत्र से, वमन विष्ठा बलगम से भरकर वे हो गई हैं कुंभी पार। लेकिन उसी मलमूत्र और वमन और विष्ठा से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य और आरती उतारी जा रही है। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मण्यवती, चर्मवती, चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमादा है हर मादा को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है, फिर भी कल्याणी, सिंधु, जाह्नवी, भागीरथी, सोनरेखा, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल किसी लड़की का नाम नहीं है। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए, उन करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई स्रोत पर और रह गई अनाम। याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं। वो विद्या और बुद्धि की नदी तो शायद शर्म से धरती में समा गई और अब गोया अपनी कब्र में ही बहती होगी। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नायन, गुल्लो बेड़े, फूल, कुसुम और गुल। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, झूंटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्चें भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे तो डायने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वे ही लाती हैं बाढ़, महामारी, अकाल, मुकदमे वे ही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में, और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए, गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर, और सभी जन कांकर पाथर, चिड़ई कुकुर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुद्ध पर चिल्लाया ओझा, लो इनने स्वयं कबूला अपना डायन होना, अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती हैं। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़े ने जब देखा पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते बस नचने वाली बैरागिन थी। कैसी दागी कैसी बागी, कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से, और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख नहीं, अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस का कहना है कि किंवदंती है आज भी, किंतु गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहाँ गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गईं बेवाइयाँ, ओठों पर पपड़ियाँ, चेहरों पर झाइयाँ, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल, इस तरह जब उनकी पूरी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं 10 सुंदरियाँ। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ों में उनके रोने की आवाज़। पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज़, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज़। और जब किसी दिशा से चलती नहीं हवाएं, होती साएं साएं, तब लोग समझ लेते हैं ये उनके मर जाने की आवाज़। गर्दन पर चलती हुई छुरी की खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पनहियों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को, और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर, और पत्थर कैसे हुए रेत। ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। ये पहला खंड था। दूसरे का पहला अंश आपने सुना। इसके अलावा 25 पेज और हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चारों कविबंधु। और अब ये शाम समाप्त होती है।
आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। बारिश के बाद जो अगला प्रोग्राम कब है? अरे वाह